क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन कर रहे थे, सेट नंबर 4 कर रहे थे। आज से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे छठे क्वेश्चन से, यानी कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करके 3-3 नंबर वाले हम लोगों ने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, राइट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पहला देखिए क्वेश्चन इसमें बोला गया पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, किसी माध्यम की विद्युत धारणशीलता सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन करना है इनको आपको, ठीक है। उन दोनों के भी रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखिए पराविद्युत पदार्थ वह है जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जड़ता से बद्ध होते हैं। क्या होते हैं? बद्ध होते हैं। क्या कहलाते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या होते हैं? अब पराविद्युत पदार्थ वह है जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जड़ता से बद्ध होते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कांच, मोम, अभ्रक आदि। कांच लिख लेंगे इसका एग्जाम्पल, मोम लिख लेंगे, अभ्रक लिख लेंगे, आदि लिख लेंगे, ठीक है। यही एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर। फिर इसी में देखिए इसी में विद्युत धारणशीलता की परिभाषा पूछी गई। क्या पूछी गई? विद्युत धारणशीलता की परिभाषा। देखिए क्या होती है विद्युत धारणशीलता? किसी पदार्थ की विद्युत धारणशीलता यह बताती है कि यह पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित हो सकता है। क्या होता है? कितना ध्रुवित हो सकता है। यदि यह पदार्थ सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है, क्या सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है, इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एक आंतरिक अंदर से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध क्या करता है? जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, ठीक है। फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यही क्या हमारे पास विद्युत धारणशीलता की परिभाषा है, लिख लेना, पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए सापेक्ष विद्युतशीलता। देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है। कि माध्यम की विद्युतशीलता ले लेंगे यहाँ पर, और एक वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, उसका रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात होता है, जिसे माध्यम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अब देखिए रिलेशन फाइंड करते हैं यहाँ पर। क्या फाइंड करते हैं? रिलेशन। यहाँ पर देखिए रिलेशन में बोला गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए अब इसी के वजह हमें क्या करना? संबंध करना। देखिए किसी माध्यम की विद्युत धारणशीलता सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित की, दोनों के बीच संबंध कीजिए, ठीक है। विद्युत धारणशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा मतलब रिलेशन फाइंड करना है। देखिए फार्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला? आप यहाँ पर देखिए हम जानते हैं बी नो देट। देखिए बी नो देट हम जानते हैं कि एक फार्मूला ध्यान रखना, डी बराबर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? ई एक्साइलम नोट प्लस का क्या होता है? पी होता है। ये फार्मूला प्रूफ मत करवाना, ये कहाँ से आता है? जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसमें प्रूफ कराया जाता है फार्मूला। मान लीजिए सपोज दैट आप बीएससी करेंगे, यहाँ पर बीएससी में पढ़ाया जाता है, बीटेक करेंगे उसमें भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर फार्मूला, ये प्रूफ कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 12th क्लास में सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसका रिलेशन यहाँ पर तभी ये प्रूफ हो पाएगा, यहाँ पर तभी रिलेशन निकल पाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। डी बराबर क्या होता है? ई एक्साइलम नोट पी, जहाँ डी क्या होता है हमारे पास? डी होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, और पी क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। पी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। ई जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर। ई क्या होता है यहाँ पर? ई नोट वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है यहाँ पर, ये सब जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान रखना। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला में जानते हैं डी बराबर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? ई बराबर होता है डी बराबर ई और एक्साइलम होता है, ठीक है। परावैद्युतांक माध्यम में ये होती है हमारे पास, मतलब कि वायु में विद्युतशीलता होती है, निर्वात अथवा वायु में विद्युतशीलता ये क्या होती है? यह क्या होती है हमारे पास? परावैद्युत माध्यम में विद्युतशीलता यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल देंगे हम, इसको क्या डाल देंगे? समीकरण, इसको मत डालिए, इसको समीकरण मत डालिए तो। और डी बराबर क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी कि पी बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी कि ई इंटू एक्स ई होता है। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। यह मान समीकरण डी व पी के मान समीकरण 1 में रखने पर लीजिए। डी व पी के मान, डी व पी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। तो डी बराबर क्या होता है? डी की जगह पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ई एक्साइलम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ई एक्साइलम नोट हमारे पास लिखा हुआ है, जिम का प्लस का पी ई इंटू एक्स ई लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई, देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ले लें कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ई एक्साइलम हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? ई इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एक्साइलम नोट प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास? ई एक्साइलम नोट, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स ई बचेगा, एक्स ई तो बचेगा, एक्स ई बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ई से ही उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया, तो एक्साइलम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्साइलम नोट यहाँ पर क्या ले लेंगे? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्साइलम नोट क्या ले लेंगे? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो एक्साइलम नोट कॉमन ले लिया यहाँ पर, क्या बचेगा? 1 प्लस का क्या बचेगा हमारे पास? एक्स ई अपन क्या बचेगा? जिसके नीचे है ना, तो एक्साइलम नोट आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब इसको नीचे ले, तो क्या हो जाएगा? ई अपन एक्साइलम नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा? इसको हम के मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे? इसको हम के मान लेंगे यहाँ पर, के मान लेंगे यहाँ पर। यही आपको रिलेशन फाइंड करना था यहाँ पर। इसको क्या मान लेंगे हम यहाँ पर? इसको के मान लिया यहाँ पर, क्या मान लिया? इसको हमने के, देखिए इसको मल्टीप्लाई का नीचे किसका? डिवाइड का हो जाएगा, नीचे आएगा यहाँ पर, नीचे किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
ये लिख लीजिए एक बार, 1 प्लस का एक्स ई अपान क्या बचेगा हमारे पास, एक्साइलन नोट बचेगा। इसी को क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्साइलम अपान एक्साइलन नोट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर। यही क्या हमारे पास, यानी कि वायु अथवा निर्वात, देखिए यही तो रिलेशन हमें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी कि किसी माध्यम की विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता के बीच, सापेक्ष विद्युतशीलता नहीं, सापेक्ष विद्युतशीलता यहाँ पर, और धारणशीलता के बीच रिलेशन फाइंड करना था यहाँ पर। देखिए धारणशीलता की परिभाषा लिखवाई थी मैं, कहाँ धारणशीलता की परिभाषा यहाँ पर। देखिए धारणशीलता, देखिए क्या है, देखिए धारणशीलता की परिभाषा है, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यह बताती है कि यह पदार्थ वायु विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित हो सकता है, यदि यह पदार्थ सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है। ठीक है, इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो वायु विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या थी, विद्युत धारणशीलता की परिभाषा आती है यहाँ पर, क्या थी, धारणशीलता की परिभाषा। यही आपको रिलेशन फाइंड करना था यहाँ पर। ठीक, क्या करना था, यही आपको रिलेशन निकालना था, यही लिख दीजिए, यही रिलेशन है। जहाँ हमने क्या मान लिया यहाँ पर, 1 प्लस एक्स अपान एक्साइलन नोट यहाँ पर बराबर, इसको क्या मान लिया हमने, के मान लिया यहाँ पर। ठीक, सिंपल तरीके से कुछ है नहीं, इसको क्या मान लिया हमने, के मान लिया यहाँ पर। ठीक है, के मान लिया यहाँ पर। ठीक है, डी का फॉर्मूला दिया ना, डी बराबर क्या होता है, ई इंटू एक्साइलन नोट प्लस की, समीकरण 1 डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, और डी बराबर 1 होता है हमारे पास, क्या होता है, डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, ई इंटू एक्साइलन होता है यहाँ पर। फिर होता है हमारे पास पी क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पी बराबर क्या होता है, एक्स ई इंटू एक्स होता है यहाँ पर। ध्यान रखना, इसको प्रूव कर लेना, बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया अथवा इसका, देखिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध सत्यापित कीजिए। क्या करते हैं, विद्युत धारा में संबंध सत्यापित कीजिए। किसी, पहले इसको संबंध रिलेशन फाइंड करते हैं यहाँ पर। देखिए क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकालना है यहाँ पर। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, अथवा सोल्व करें यहाँ पर। देखिए आई बराबर होता है हमारे पास, आई बराबर एक फार्मूला होता है क्यू अपान टी, ये ध्यान रखना। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है, जहाँ आई क्या है हमारे पास, आई का यहाँ पर धारा, किसी चालक में, किसी चालक तार में क्या है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी यहाँ पर। चालक तार में निकालना था यहाँ पर, चालक में, देखिए चालक में। ठीक है, चालक में निकालना, चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह है तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, आई क्या होगा, माना चाहे एक लाइन ऊपर लिख लेना, माना किसी चालक तार में आई एम्पियर की विद्युत धारा धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और टी सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश हमारे पास क्या हो जाता है, क्यू हो। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, कि आई बराबर क्यू अपन टी, समीकरण 1 डालेंगे यहाँ पर। और देखिए अब लिख लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, क्षेत्रफल ए है तथा ठीक है, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। और क्या मान लेंगे यहाँ पर, हम इसको इधर बढ़ाते हैं, और क्या मान लेंगे, तथा क्या मान लेंगे, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मान लेंगे, उसके प्रति एकांक। ठीक है, उसके प्रति एकांक आयतन में क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मान लेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास क्या है, एन है। एन क्या होती है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एन होती है। तथा इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग मान लेंगे, यानी कि अपवाह, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का तथा इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग, कुछ भी लिख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या मान लेंगे यहाँ पर, बी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी है। ठीक है, बी डी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक सेकंड में, कहाँ जा रहा है ये, 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में क्या निकालेंगे यहाँ पर, 1 सेकंड में, यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ से नीचे तरह से लिखिए, जैसे पूरी लाइन आ जाए यहाँ पर। देखिए 1 सेकंड में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में तार के, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से, तार के क्षेत्रफल
में से, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या होती है, एक देखिए एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन ए बी डी इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं बी डी टी मत लिखिए, अभी टी सेकंड में निकालें, डायरेक्टली टी मत मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, एन ए बी डी हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, एन ए में देखिए हमने यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर देखिए हमारा तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए माना और प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, तो ए इंटू एन इंटू डी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस लिख दीजिए एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए बी डी। अब टी सेकंड में लिखिए यहाँ पर, टी सेकंड में डायरेक्ट टी लगा देना, टी सेकंड में ये पूरी लाइन यहाँ पर टी लिखना, डायरेक्ट लिखना, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले क्या लिख देंगे यहाँ पर, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले एक में निकालिए यहाँ पर, अब टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो एन ए बी डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा। ध्यान रखना पहले क्या निकलते हैं, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर टी लगा देते हैं यहाँ पर, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन ए बी डी इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में अब निकालेंगे आवेश, निकालेंगे यहाँ पर, लिखेंगे टी, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः टी सेकेंड, ठीक है, टी सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, टी सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश यहाँ पर, ठीक है, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है, ये नहीं, देखिए फार्मूला पड़ा होगा यहाँ पर, आवेश किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्यू बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, एन ई होता है, एन ई तो होता है, एन ई, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर, देखिए एन ई का मान कितना, एन तो है ही, देखिए यहाँ पर निकाली थी यहाँ पर, देखिए गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एन होती है यहाँ पर, तो एन की यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, एन की यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ सही पुट कर दीजिए, एन ए बी डी इंटू टी हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ई हो जाएगा। इस हम लोग को ध्यान रखना यहाँ पर, क्या ध्यान रखेंगे, अतः टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश की बराबर ये नहीं होता, एन का मान दिया गया यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर, ठीक है, हो गया काम यहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ई क्या होता है, यहाँ ई क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है, उसको सब जानते हैं। अब देखिए क्यू का मान है, देखिए क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्यू बराबर आ गया एन ए बी डी इंटू टी इंटू ई हो जाएगा। क्यू का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पर समीकरण 1, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर क्यू का मान क्या है हमारे पास, एन ए बी डी इंटू टी है, और इंटू क्या हमारे पास ये डिवाइड बाई क्या हमारे पास टी है, डिवाइड बाई क्या हमारे पास टी है, तो टी पुट कर दिया, देखिए टी से टी उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा टी से टी, तो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा हमारे पास एन ए बी डी इंटू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एन ए बी डी इंटू ई, एन ए बी डी इंटू ई, ठीक है, एन ए बी डी इंटू ई जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एन जानते हैं प्रत्येक अंक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ए क्षेत्रफल होता है, बी डी क्या होता है अपवाह ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। एक क्या हमारे पास इसी में पूछा गया था, अनुगमन वेग तो धारा घनत्व में अनुगमन वेग तो विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया था। देखिए इस चालक के अपवाह में विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए, हो गया संबंध यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इस टाइप से इसको करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले एक फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी होता है, फिर मान लेंगे माना क्या, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हमारे पास बी डी है यहाँ पर, ठीक है, क्या है बी डी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सेकंड में तार
के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नहीं BD हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर T सेकंड में T से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर T सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश निकाल लेंगे। यहाँ पर आवेश Q बराबर ये का मान पूरा पुट कर देंगे, Q का मान आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, बस हो जाएगा काम। हटाइए, फिर इसी में देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर। इसी में क्या दिया है इन्होंने, न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर, क्या दिया है देखिए इसी फार्मूले पर है। देखिए 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना दिया है यहाँ पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भाई n से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर n से, स्मॉल n से। ठीक है, इतना दिया। तार के सिरे से एक सिरे से दूसरे सिरे अपव्यय करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगेगा, समय क्या करना, टाइम। ठीक है, तार के अनुप्रस्थ का काटने की क्षेत्रफल एरिया दे दिया यहाँ पर, अब करंट दे दिया यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, इसमें क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है यहाँ पर 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना 3 मीटर, मतलब क्या लेंथ है दी, लंबाई। लेकिन इसमें क्या जरूर, हाँ लंबाई बाद में जरूरत पड़ेगी। देखिए लंबाई देखिए एल का मान कितना दिया है, 3 मीटर दे दिया यहाँ पर। 3 मीटर दिया है, सवाल लगा रहे हैं न्यूमेरिकल, 3 मीटर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व किससे लिख देंगे, n से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर, n से। n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या है यहाँ पर दिया है, n 8.5 × 10⁻28, 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 यहाँ पर। ठीक है, 28 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, प्रति मीटर लिख लीजिए चाहे मीटर क्यूब बात लीजिए। ठीक है, प्रति मीटर है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे का अपव्यय करने में इलेक्ट्रॉन का कितना समय, इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा यहाँ पर। समय मतलब टाइम ज्ञात करना है यहाँ पर, टाइम हमें फाइंड करना है, राइट। फिर देखिए और क्या दिया है यहाँ पर, और दिया है एक से, ठीक है, तार के अनुप्रस्थ का काटनी क्षेत्रफल दिया एरिया का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, एरिया बराबर हमें दे दिया यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, राइट। और क्या दिया है यहाँ पर, और दिया है इसमें करंट 3 एम्पियर का है। करंट मतलब आई का मान कितना है हमारे पास, 3 एम्पियर का है यहाँ पर। करंट कितना है, 3 एम्पियर का है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या, अनुगमन वेग आएगा तभी तो हमारे पास समय आएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। वही दूरी वही चाल वही वेग, वही चाल दूरी वेग बात एक ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालिए, यही फार्मूला देखिए, यही रिलेशन लगाइए यहाँ पर। ए बराबर क्या होता है, इनकी आई बराबर NABDE होता है, ये फार्मूला ध्यान रखिए। तो यहाँ पर BD का मान निकाल लीजिए पहले। तो BD बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर, BD बराबर इनको सबको नीचे ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I/, हो जाएगा यहाँ पर I/NAE हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए आई का मान कितना दिया है, 3 दिया है यहाँ पर, 3 पुट कर लिया यहाँ पर, पूरा डिवाइड लगाइए। ठीक है, n क्या है, n का मान दिया है यहाँ पर 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 दिया है यहाँ पर। एरिया कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6। एरिया कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो लिखेंगे 1.6, आगे लिखना 1.6 × 10⁻⁻19 इधर लिख रहे हैं 10⁻⁻19। अब कीजिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक तरीका है यहाँ पर। क्या है तरीका यहाँ पर, देखिए इसको आप काटिए यहाँ पर। देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 3। अब देखिए 85 दूना कितना होता है यहाँ पर, 85 दूना कितना होता है यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए BD बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 से कटेगा, हाँ 8 × 13 नहीं कटेगा 3 से। देखिए 2 इसमें 1.6 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 1.6 भी है यहाँ पर, दिक्कत होगी यहाँ पर। देखिए इसके लिए गुणा कीजिए यहाँ पर। देखिए पहले 50, 16 दूनी 32 नहीं, इसकी पहले 2 की, देखिए 3 लिखिए ऊपर, 3 लिखा डिवाइडेड बाई, देखिए 2 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 17 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 2 पंचे 10, 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल का 1, 8 दूनी 16, 17 हो जाएगा यहाँ पर, 17 हो जाएगा यहाँ पर। 80 दूना 160, हाँ 50 दूना 170 सही है, 170 हो जाएगा यहाँ पर। 50 दूना 170, पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई क्या हमारे पास लिखा हुआ 1.6 लिखा हुआ है, चाहे पॉइंट हटाकर ऊपर 0 बताइए, बढ़ा दें यहाँ पर। पॉइंट हटाकर ऊपर 0 बढ़ाना चाहते हैं, 0 बढ़ा दे, अब बाद में बढ़ाएंगे, देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई। देखिए 10 की बार 28 तो 6 कितना होता है यहाँ पर, देखिए प्लस का 28 तो नहीं दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी। देखिए प्लस का 28 दिया, सॉरी इसके लिए हमें मालूम है गलती हो गई थी, प्लस का 28 दिया यहाँ पर, प्लस का 28 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस का 6 28, देखिए 19 तो 6 कितना होता है, 19 तो 6 कितना होता है 25, 28 में से 25 का कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा, 10 की पावर 3 हो तो बचेगा। देखिए 19 तो 6 कितना होता है 25 होता है, 25 और 28 में से 25 का कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 बचा यहाँ पर। अब देखिए प्लस का 3 बचा हमारे पास। अब यहाँ पर पॉइंट चाहे इसको हटा दीजिए, पॉइंट ऊपर बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ाइए, बढ़ा दिया 0 बढ़ा दिया यहाँ पर बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसे ही पे कर लेते हैं। देखिए 30 लिखा हुआ, जिम का 3 लिखा है, 30 लिखा, जिम का 3 लिखा। अब देखिए अब 16 और 17 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 16 और 17 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। देखिए
17 अपना पर से आती, 17 छक्का 102, 17 छक्का कितना होता है 102 होता है यहाँ पर। तो 102 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। 17 एकन 17 और 10, 17 और 10 कितना होता है यहाँ पर 27, 27 ही होता है, 27 हो जाएगा यहाँ पर। 27 272 गुणा गुणा कितना है 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए डिवाइड करते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 30 272 है, देखिए 230 कहाँ पर डिवाइड कर ली, इसमें पहले कर लेते हैं डिवाइड यहाँ पर। देखिए इसको क्या है हमारे पास 272 है यहाँ पर, देखिए 272 लिखा हमने, और 30 में अब डिवाइड करना है 30 में, ठीक है। तो जीरो यहाँ पर बढ़ाइए, तो यहाँ पर जीरो डालिए, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए यहाँ पर, जीरो बढ़ाइए, अरे पॉइंट लगाइए यहाँ पर, एक जीरो पॉइंट लगाए तो एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर एक 2 जीरो बढ़ाते तो यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या लगाया हमने पॉइंट लगाया यहाँ पर लगाया। अब देखिए 272 और यहाँ पर क्या 300, तो 272 एकन 272 होता है यहाँ पर, 272 एक ही तो बार पड़ेगा 272, तो 272 आ जाएगा यहाँ पर, 272 आ जाएगा। घटाइए 10 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, 10 में से 2 8 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 7 2 बचेगा यहाँ पर, 28 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, 272 एकन 272 हो जाएगा यहाँ पर, 272 फिर हो जाएगा 272, 10 में से 2 कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 में से 7 7 में 7 में से 7 गया जीरो, यानी कि 0.11 आ जाएगा। तो 0.11 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया हमारे पास 0.11 यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए कितना आ गया हमारे पास 0.11, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा यहाँ पर, 0.11 आ जाएगा। इसको 10 की पावर माइनस के 3 लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस का 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 3 लिखा हुआ। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास अनुमान वेग आ गया BD, इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए BD का मान हमारे पास क्या आएगा, BD बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए दिख रहा है आपको, देखिए BD का मान आ जाएगा 0.11 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है समय, चाल बराबर देखिए फॉर्मूला पड़ा हुआ, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, देखिए चाल बराबर एक फॉर्मूला पड़ा हुआ, चाल बराबर देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी मतलब दूरी बटा चाल, दूरी मतलब लंबाई, लेंथ, दूरी का तो लेंथ, और चाल क्या चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बता BD वही अनुमान में ले लेंगे यहाँ पर BD। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए एक चाल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है हमारे फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, राइट, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। लेकिन हमें समय ज्ञात करना है, समय ही ज्ञात करना है, ठीक है। समय तो समय बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर दूरी को एल से दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा यहाँ पर, चाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए समय को T से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर, और दूरी को एल से, अब चाल को चाल या वेग वही अनुमान वेग, ठीक है BD हो जाएगा, सब आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। होगा यहाँ पर, अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए T, देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखिए T बराबर देखिए एल का मान हमारे पास कितना है, एल का मान देखिए कि जो एल का मान है 3, एल का मान हमारे पास 3 है यहाँ पर, एल का मान कितना है 3 है यहाँ पर। अब BD का मान हमारे पास कितना है 0.11 0.1 मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर माइनस के 3 है यहाँ पर, ठीक है। 1 गुणे 10 की पावर कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ पर, चाहे इस पॉइंट को क्या कर दीजिए हटा दीजिए यहाँ पर, हटा दीजिए, ऊपर क्या बढ़ जाएंगे 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 300 बटे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए यहाँ पर, ठीक है। तो T बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 11 से इसको भाग कीजिए, देखिए 11 से काटिए, देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर, 11 दूनी 22, 8 बच गया 80 हो गया यहाँ पर, 80 हो गया, 11 25 55, 11 छंगा 66, 11 सती 77 होता है, 11 सती 77 हो जाएगा यहाँ पर, 11 सती 77 हो जाएगा यहाँ पर, 77 और 2 77 और 3 कितना होता है 80, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 30 बचेगा यहाँ पर, 11 दूनी 22, फिर क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, इतना ही रखिए, गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है 2.72 सेकंड, लेकिन चाहे इसको आप इधर ले आइए मैच कर जाएगा आपका आंसर। देखिए T बराबर है यहाँ पर, T बराबर इसको इधर ले आए, पॉइंट पर 2.72 हो जाएगा यहाँ पर, जब इधर लाते हैं तो ये पावर जुड़ती है, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कठिन क्वेश्चन था यहाँ पर, बताइए बड़ा सिंपल था न्यूमेरिकल, यहाँ पर 5 नंबर का था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, यहाँ पर हो गया, ठीक है, हो गया, सोल्व कर दिया यहाँ पर, 5 नंबर का था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दिया गया यहाँ पर सातवें में देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की टिप्पणी के सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, पूरे सेट में दिख रहा है आपको, इस टाइप से बड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन बट है सबसे सिंपल। यहाँ पर देखिए क्या है,
मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, हमारे यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मान लिया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक सच बना दिया, यहाँ पर एक बाई एच बना दिया, यहाँ पर बाई एच है, इधर क्या हमारे पास जेड अच्छे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या मान लिया हमने, एक आवेश मान लिया क्यू, क्या मान लिया, आवेश मान लिया क्यू यहाँ पर, ठीक है। प्लस का क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र बोला है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बोला है, देखिए कि बोला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, देखिए यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है हमारे पास, क्या चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, चल लिख लेना माना हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास क्या आवेश क्यू है यहाँ पर, क्या आवेश क्यू है यहाँ पर, आवेश क्यू, ठीक है। आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर क्या हमारे पास आवेश क्यू क्या है हमारे पास, थीटा कोण पर क्या हमारे पास, थीटा कोण पर गतिमान है, एंगल थीटा पर क्या हमारे पास गतिमान है यहाँ, ठीक है। अब इसका आवेश पर बल, ये बल है हमारे पास, इस पर बल क्या लग रहा है हमारे पास, एफ लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बल क्या लग रहा है हमारे पास, आवेश पर बल क्या है हमारे पास, एफ है, ठीक है, बल है यहाँ पर। अब देखिए आपने कंपोनेंट क्लास 11th में करने सीखे हो, जिसके साथ थीटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको साथ क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा लिख लिया, बी कोस थीटा हो जाता है, जिसके साथ थीटा होता है मालूम होगा, आपने पढ़ा हो क्लास 11th में, ठीक है। घटक करने सीखे होंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसके साथ थीटा नहीं तो उसके साथ साइन थीटा आता, ध्यान रखना, ठीक है। कम आप प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत पढ़ा हुआ सवाल न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व किए होंगे आप, ठीक है। अब ये होगा यहाँ पर, ठीक है, बी साइन थीटा हो गया, बी कोस थीटा हो गया यहाँ पर, इसका थीटा यहाँ पर। अब देखिए क्या लिख लीजिए, माना, देखिए माना लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, माना कोई आवेश, माना कोई दिख रहा है आपको, लिख चित्र बना लेना, माना कोई आवेश, माना कोई आवेश प्लस क्यू है यहाँ पर, प्लस क्यू यहाँ पर, इसका बेग भी मान लिया हमने, क्या मान लिया, बेग भी है, ठीक है। माना कोई आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, बी वेक्टर ले लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर चाह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन माना कोई आवेश क्यू प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है, थीटा कोण पर गतिमान है, क्या है, कोण पर क्या है हमारे पास, गतिमान है यहाँ पर, ठीक है, गतिमान है यहाँ पर, क्या है, कोण पर गतिमान है, ठीक है। कोई दिक्कत, माना कोई आवेश प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है यहाँ पर, ठीक है। तो आरोपित बल हमारे पास क्या है, तो आवेश पर आरोपित बल, तो यहाँ पर लिखेंगे तब आवेश पर बल, तब लिखिए तब आवेश पर बल, तब आवेश पर बल, बल क्या हमारे पास, एफ है यहाँ पर, तो फर्स्ट यहाँ पर लिखिए, तो क्या होगा हमारे पास बल, देखिए बल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, बेग का घटक के समानुपाती हो, चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारे पास क्या है लंबवत है यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बेग का घटक, बेग क्या हमारे पास बी है, घटक क्या होगा, घटक के समानुपाती होगा, क्या होगा, बल नहीं फोर्स समानुपाती होगा यहाँ पर, लंबवत है यहाँ पर, लंबवत पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके क्या हुआ यहाँ पर, लंबवत क्या होगा, इसके क्या होता है समानुपाती होगी, लंबवत है यहाँ पर, तो क्या होगा इसके समानुपाती होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यफ समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बेग के घटक के समानुपाती होगा, बेग के घटक के क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा यहाँ पर, ठीक है। बेग के घटक क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा, इसको डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर, बेग के घटक के क्या होगा, समानुपाती होगा यहाँ पर, ठीक है, लंबवत है यहाँ पर, क्या होगा, समानुपाती होगा। और क्या होगा हमारे पास, प्लस आवेश क्यू क्या होगा, आवेश क्यू के बल के समानुपाती होगा, आवेश क्यू है यहाँ पर, इसके बल के क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा यहाँ पर, बल के लारेंज बल में आपने पढ़ा होगा, बल के वही फॉर्मूला है ये, फिर बल के क्या होगा, थोड़ी आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। इसको डाल दिए समीकरण 2 यहाँ पर। और क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र माना यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा, क्या होगा, बल समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा हमारे पास, समानुपाती होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल समीकरण यहाँ पर। अब समीकरण 1, 2, 3 को मिलाने पर, लिखिए समीकरण 1 व 3 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 व 3 को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर लिखा हुआ, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ, मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर मिला दीजिए यहाँ पर। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ समानुपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली इनकी गुणा कर दीजिए, देखिए सेम है, एक लिख और इनकी डायरेक्टली गुणा कर दीजिए, बी साइन थीटा क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, कोस्टेंट क्या ले लेंगे यहाँ पर, के ले लेंगे यहाँ पर। अब क्यू थीटा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, क्यू बी बी, आपने फॉर्मूला क्यू बी बी साइन थीटा फॉर्मूला पड़ा होगा, क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब के का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, के का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, बन ले लेंगे यहाँ पर, के का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, बन, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बी बी साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्यू बी बी लिखा नहीं, क्यू बी बी इधर लिख लीजिए,
ठीक है, बी क्यू बी साइन थीटा यहाँ पर। ये लॉरेंज में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉरेंज का ही तो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब इसको चाहे सदिश रूप में लिख लीजिए यहाँ पर, वेक्टर रूप में चाहे लिखना चाहते लिख लीजिए यहाँ पर। वेक्टर रूप में आपने लॉरेंज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला लिखवाया था लॉरेंज की परिभाषा में। देखिए लॉरेंज के फॉर्मूला यहाँ पर, इसको चाहे वेक्टर रूप में लिख लीजिए यहाँ पर, ये फिर आप वेक्टर रूप में चाहे लिख लीजिए यहाँ पर। वेक्टर रूप में क्या लिख देंगे यहाँ पर, सदिश रूप में वेक्टर सदिश लिखिए हिंदी में, सदिश 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 रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्यू पहले लिखिए, क्यू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। इस पर आया था 2023 में न्यूमेरिकल, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। सदिश रूप में क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉरेंज वाले ने की ये फरार क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस तो आपने निकालना सीखा होगा यहाँ पर। अब देखिए बल की दिशा हमारे पास क्या है, बल की दिशा यहाँ पर, बल की दिशा है यहाँ पर, बल की डायरेक्शन यहाँ पर, बल की डायरेक्शन क्या है, बी बी और बी तथा यानी कि बी के क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ये क्या होगा हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर। बी देखिए बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और बी के क्या होगा हमारे पास, लंबवत होगा, क्या होगा, बल होगा, बल बी इधर है और ये क्या होगा हमारे पास, खड़ा हुआ लंबवत होगा यहाँ पर। लिख लीजिए बल की दिशा क्या होगी हमारे पास, बल की दिशा इसमें पूछा गया था यहाँ पर, क्या पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि गतिमान लगने वाला बल के परिमाण दिशा पर विवेचना कीजिए। तो दिशा क्या होगी हमारे पास, बल की दिशा, तो लिखिए बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा हमारे पास क्या होगी, बल की दिशा बी वेक्टर तथा बी के क्या होगी यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र तथा बे के क्या होती है हमारे पास, दोनों के लंबवत होगी, दोनों के लंबवत होगी, क्या होगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, ठीक है, लंबवत होगी यहाँ पर, राइट। और फिर आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लंबवत होगी, तो लंबवत होगी क्या होगी हमारे पास, लंबवत होगी। तो आवेश के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान, तो यहाँ पर और क्या बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबवत भी विवेचना की, ठीक है, दिशा भी बता दी यहाँ पर, बल का परिमाण भी दिशा। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, आवेश क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, तो थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चूंकि आवेश क्या है हमारे पास, चूंकि आवेश क्या है यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा हुआ है आवेश, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, तो लिखेंगे आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। चूंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, राइट। तो यह बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यह बराबर हो जाएगा क्यू बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बल का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ पर। बल का मान कितना आएगा, 0। बल का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया, 0 डिग्री आ गया। बल का मान हमारे पास कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि और क्या पूछा गया था यहाँ पर, बल जब 0 आ गया यहाँ पर, फिर क्या बोला गया था यहाँ पर, गतिमान बल परिमाण क्या होगा, ठीक है। जब क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा, 0 होगा। फिर पूछा गया था गतिमान आवेश पर चुंबकीय पर कृत कार्य, टिप्पणी लिखे यहाँ पर, ठीक है, टिप्पणी लिखे। तो क्या होगा यहाँ पर, चूंकि आवेश की गति क्या है हमारे पास, आवेश की गति क्या है यहाँ पर, आवेश की गति क्या है यहाँ पर, आवेश की गति क्या है यहाँ पर, देखिए आवेश की गति बल की दिशा क्या है, बल की दिशा क्या है, लंबवत है। आवेश गति यहाँ पर, बल की दिशा क्या है यहाँ पर, खड़ा हुआ लंबवत होगा यहाँ पर, कोण लंब बनाएगा, कोण क्या होगा, ये लंबवत होगा यहाँ पर, लंबवत है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृतिकार क्या होगा, शून्य होगा यहाँ पर, कृतिकार क्या होगा, शून्य। लंबवत तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यहाँ पर कृतिकार यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिए, चूंकि आवेश मतलब आवेश लिख लीजिए, चूंकि आवेश का है, आवेश की गति की डायरेक्शन, दिशा बल या एफ की ठीक है, एफ की दिशा के 90 डिग्री पर है, ठीक है, लंबवत है 90 डिग्री पर है। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य क्या होगा, 0 होगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य क्या हुआ, कृतिकार, नीचे वाला लिख रहा है यहाँ पर, कृतिकार दिख रहा है, कृतिकार क्या होगा यहाँ पर, कृतिकार शून्य होगा। कृतिकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृतिकार शून्य होगा, 0 होगा। क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा।
ये आपको कर देना है यहाँ पर, इसको नीचे वाले को कर यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। स्टार से 5 नंबर का था, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये हमें लगा यहाँ पर। बस लॉरेंज बल का फार्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, बस हो गया। बस जो जो कहा जाए यहाँ पर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान थीटा बराबर 0 ले लेंगे यहाँ पर, फिर 90 डिग्री पर हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि आवेश की गति की दिशा एफ की दिशा के 90 डिग्री पर है यहाँ पर। एफ की दिशा के क्या है यहाँ पर 90 डिग्री पर है यहाँ पर, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र का आवेश का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फ्राइडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम को समझाइए। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देखेंगे यहाँ पर। देखिए पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देखिए क्या होता है, यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लास में लगातार परिवर्तन हो तो, क्या लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे चुम्बकीय, ठीक है, जिसे चुम्बकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे चुम्बकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है, जिसे चुम्बकीय प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तथा यह सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। हटाइए, फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम यहाँ पर। देखिए क्या होता है, जब किसी प्रथम नियम देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लास में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए चुम्बकीय फ्लास के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये बराबर का तो मैं इसके डेल फाई और डेल टी होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर द्वितीय नियम देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जिसे कहते हैं लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है या उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। हटाइए, हो गया क्वेश्चन। फिर देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, न्यूमेरिकल देखिए ये एनसीईआरटी की बुक में देखना, एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा यहाँ पर। एनसीईआरटी की अपनी किताब खोलना, उसमें मिलेगा ये। देखिए फ्राइडे, देखिए यहाँ पर बोला गया एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इनमें फेरों की संख्या 500 थी। कुंडली का तल यानी कि कुंडली का तल 3 × 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत है यहाँ पर। यानी कि चुंबकीय का तल मतलब इसका मतलब है चुंबकीय क्षैतिज घटक का मान है। क्षैतिज घटक का मान डायरेक्टली दिया है यहाँ पर। क्षैतिज घटक का मान आप देखना क्लास में एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्षैतिज घटक का मान लिखा हुआ है। ठीक है, कुंडली का तल यहाँ पर 3 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 घूम जाती है। 180 डिग्री क्या हो जाती है, घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर। ये सबसे पहले दिया है यहाँ पर, इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली की रेडियस त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दिया यहाँ पर, सेंटीमीटर में कि मीटर में। देखिए चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर में है दिया ना था, किसमें, सेंटीमीटर में है। तो 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्या है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, इस प्रतिरोध 2 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया, प्रतिरोध का मान कितना दिया, आर बराबर कितना दिया, 2 ओम दे दिया यहाँ पर। 2 ओम प्रतिरोध क्या है हमारे पास, 2 ओम है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिरोध 2। इसमें फेरों की संख्या 500 है। इसमें फेरों की संख्या हमारे पास कितनी है, हमारे पास 500 है यहाँ पर। इसमें फेरों की संख्या हमारे पास कितनी है, फेरों की संख्या कितनी है, 500 है। फेरों की संख्या 500 है यहाँ पर, फेरों की संख्या इसमें 500 है। ठीक है, कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यहाँ पर। यानी कि हमें दे दिया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे दिया यहाँ पर। क्षैतिज घटक किसे लिखते हैं, एच से। क्षैतिज घटक क्या है यहाँ पर, क्षैतिज घटक एच से। ये क्षैतिज घटक बात है कि क्षैतिज घटक या तल के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यहाँ पर। लंबवत है और क्षैतिज घटक कह जाता है बाई चांस यहाँ पर, क्या कहते थे, क्षैतिज घटक। तब भी आपको बी का मान ही लेना था यहाँ पर। ठीक है, उल्टा कहा जाता है, एनसीईआरटी की बुक में कहा गया था क्षैतिज घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान दे दिया यहाँ पर। बी का मान बराबर क्या है, 3 × 10⁻⁵ 3 × 10⁻⁵ 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखिए सिंपल कर दिया आपको एग्जाम में दिया क्वेश्चन यहाँ पर। और ठीक है, अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में मतलब टी का मान दिया, डेल्टा टी ले लीजिए यहाँ पर। इसमें समय किससे, डेल्टा टी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, 0.25 सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर, राइट। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 180 डिग्री घूम जाती है। कितनी कोण कितना घूम जाता है हमारे पास, 180 डिग्री घूम जाता है यहाँ पर। किससे घूम जाती है, 0 डिग्री से घूमेंगे यहाँ पर। ठीक है, 180 डिग्री एंगल 180 डिग्री घूम जाता है। तो छोड़िए, इसको बाद में देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, नंबर 1 पर सबसे पहले हमें यहाँ पर
फ्लास्क चाहिए यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर इनकी कुंडली में प्रेरित विद्युत विभव चाहिए, प्रेरित क्या चाहिए हमें, विभव चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्या चाहिए हमें, प्रेरित विभव चाहिए, विभव मतलब कि ई का मान चाहिए हमें यहाँ पर, और क्या चाहिए, करंट चाहिए, आई का मान चाहिए। इतनी चीज़ हमें क्या है यहाँ पर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल पहले निकालिए यहाँ पर। क्षेत्रफल क्या है, कुंडली क्या है, वृत्ताकार है, यहाँ पर कुंडली क्या है, वृत्ताकार है। देख लीजिए वृत्ताकार कहीं लिखे जरूर होगा, देखिए वृत्ताकार कुंडली क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है कुंडली। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताना, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यही तो होता है, पाई का मान चेक पुट कर दिए, पाई का मान कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुणा घात पे घात लगी होती है, घात की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ाइए और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा। यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा, 314 गुणा 10 की पावर माइनस के क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना लिख लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 2 के बाद 10 की पावर माइनस के 6 पावर हो जाएगी यहाँ पर, और पॉइंट बाई चांस इसको हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हाँ इधर 2 बढ़ाएंगे, 2 बचे रहने दीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल लगाए मीटर स्क्वायर, इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। पॉइंट नहीं लगाए, पॉइंट मत समझना, यहाँ पर पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वन है लिखा हुआ वन, ठीक है, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब चाहिए हमें सबसे पहले चुंबकीय फ्लास्क, देखिए चुंबकीय फ्लास्क का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, फाइव में पहले चुंबकीय फ्लास्क निकालिए, 5 और 5 2 का निकालने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लास्क निकाल लीजिए, चुंबकीय फ्लास्क बी ए कोस थीटा बी डॉट ए पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा बी ए कोस थीटा, का मान पहले लेंगे, पहले 0 डिग्री से कुंडली घूमेंगे यहाँ पर, देखिए 0 डिग्री पहले लेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए एक कुंडली का, देखिए एक कुंडली की त्रिज्या इतनी दी गई, इसमें फेरों की संख्या इतनी दे दी। यहाँ पर कुंडली का तल इतना, चूंकि इसके लंबवत है, अपने लंबवत अक्ष के परिता कुंडली इतने घूम सकती है। पहले 0 डिग्री से तो घूमेगी, एंगल 0 से तो घूमता है यहाँ पर कुंडली इस टाइप से घूमेगी, 0 डिग्री से घूमेगी। तो पहले थीटा वन का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 डिग्री से ध्यान रखना, 0 डिग्री से घूमेगी यहाँ पर, एक एंगल दिया, थीटा वन का मान क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। अब देखिए कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी ए हो जाएगा। फिर देखिए इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, 5 2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कोस और थीटा का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे 180 डिग्री, थीटा का मान क्या ले लेंगे 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। ये देखिए कोस 180 डिग्री का मान आप ध्यान रखना, याद कर लेना, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का मान होता है, लिख लेना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि फ्लास्क में परिवर्तन निकाल लीजिए, डेल्टा फाइव बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 2 माइनस के 5 1 हो जाएगा, 5 2 माइनस का 5 1, तो 5 2 का मान क्या निकाला, माइनस के बी ए निकाला, और 5 1 का मान निकाला कितना हमने, बी ए निकाला। 5 1 का मान कितना निकाला हमने, बी ए निकाला यहाँ पर, 5 1 का मान कितना निकाला हमने, बी ए निकाला यहाँ पर। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा 5 बराबर हो जाएगा हमारा, डेल्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बी ए हो जाएगा, माइनस का 2 बी ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्रेरित विद्युत भागफल निकाल लीजिए, प्रेरित विद्युत भागफल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है, माइनस का एन, ठीक है, एन की चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन। मैंने न्यूटन का भी प्रथम नियम बताया था भाई, तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम देखिए लिखवाया था यहाँ पर, कहाँ गया यहाँ पर, ये न्यूटन का नियम लिखवाया था, नहीं सॉरी यानी कि उसका फ्राइडे का नियम, न्यूटन का बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्राइडे का नियम कहाँ गया यहाँ पर, यहीं कहीं लिखवाया था फ्राइडे का नियम यहाँ पर, देखिए फ्राइडे का नियम लिखवाया था यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है, मैंने डेल फाइव ओवर डेल टी होता है यहाँ पर, ठीक है, डेल फाइव ओवर डेल टी, ठीक है। तो क्या फेरों संख्या दी हो तो फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखिए डेल फाइव का मान कितना दिया, माइनस के 2 बी ए, माइनस का होता है, देखिए माइनस का यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 2 बी ए लिखा और डेल्टा टी को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, डेल्टा टी को क्या लिखा, ज्यों का त्यों, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 एन बी ए हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर, इतना समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ई का मान ये विभव हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 मल्टीप्लाई एन का मान देखिए फेरों की संख्या कितनी दी गई, 500, कहाँ है 500 दिया है, फेरों की संख्या कितनी दी गई 500, तो 500 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 500 लिख लेंगे यहाँ पर, 500 लिख लिया, मल्टीप्लाई बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एरिया कितना निकाला हमने, 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 314 गुणा 10 की पावर माइनस के 4,
ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4, इतना हमने पुट कर दी वैल्यू यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई लगाइए, समय कितना दिया डेल्टा टी का मान 0.25 दिया है, 0 पॉइंट कितना दिया है 0.25 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को उड़ाइए और ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए, ठीक है बढ़ा दिए। अब देखिए 25 से काटिए, 25 का 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 220 आ जाएगा यहाँ पर, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई क्या कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 314 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 314 दोनों कितना होता है यहाँ पर, ई बराबर 314 में कितना होता है 628 होता है यहाँ पर, 628 होता है यहाँ पर होता है। और 20 तियाँ कितना होता है यहाँ पर, 20 तियाँ कितना होता है 60 होता है यहाँ पर, 20 तियाँ 60 हो जाएगा यहाँ पर, 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पर, 20 तियाँ कितना 20 होती है कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, गुणा 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो जाएगा। 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ई बराबर देखिए 628 लिखा जीव का, तो 628 गुणा 6 जीव का तुम लिखा यहाँ पर, गुणा 10 की पावर माइनस के 9 जीव का तुम लिखा, ठीक है। अब एक जीरो ये वाला इसके साथ जोड़ दीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 3, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 6 8 और 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 6 8 48 हो जाएगा यहाँ पर, 6 8 48 का 8 हाथ लगे 4 6 दूनी 12 4 16 का 6 हो जाएगा, हाथ लगे 2 6 6 36, तो 3 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ पर, 38 हो जाएगा। और देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिए ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर ले 3 3.868 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए 3 यहाँ पर लगा, 1 यहाँ पर पॉइंट था 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा, तो 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, बोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर ई बराबर, इसको हटा इसको छोड़ दीजिए 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, इतना लिखिए यहाँ पर, ठीक है। ये बोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर। फिर देखिए क्या पूछा गया यहाँ से, फिर इसी में पूछा गया था यहाँ पर, देखिए कुंडली में प्रेरित विभव निकालिए, धारा याद कीजिए, धारा भाई ओम का नियम लगा दीजिए, ओम का नियम क्या होता है आई बराबर बी अपन आर, बी की जगह पर ई हो जाएगा, ई अपन आर हो जाएगा। ई का मान हमने कितना निकाला 3.8 निकाला, ई का मान कितना निकाला हमने 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। आर का मान हमारे पास कितना है, देखिए नीचे देखिए इसमें देखिए आर का मान हमारे पास कितना है, आर का मान हमारे पास 2 ओम है, आर का मान कितना हमारे पास 2 ओम है, तो आर का मान 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब इसको काट दीजिए, तो आई बराबर हमारे पास करंट कितना आ जाएगा 1.9 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, एम्पियर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्पियर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना, देखिए आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए इसका आ रहा है 3.7 और 3.8 ही यहाँ पर बात है कि ये देखिए 3 पॉइंट आगे वाला देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में, देखिए आगे वाला देखिए 3.8, इसको लिखेंगे, इसको 7 अंकों में लिखेंगे, देखिए 6 5 आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा क्लास 11th में, देखिए आपने पढ़ा होगा जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो इसमें जोड़ देते हैं, 3.8 हो जाएगा यहाँ पर। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा 5 या 5 से बड़ी होगी, देखिए 6 यहाँ पर 6 क्या 5 या 5 से बड़ी है तो इसमें जोड़ देंगे यहाँ पर, अगर छोटी हो तो जुगा 3.8 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी टाइप से इसको 7 अंकों में लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए 5 या 5 से बड़ा होता है कितना होता है, इसमें एक जोड़ देते तो 1.9 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इतना भी आंसर आगे वाले देखिए पावर देखिए यहाँ पर, पॉइंट की इधर उधर एक दो अंक इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। चूंकि हमारा सेम है यहाँ पर, देखिए 1 भी सेम आ रहा है, 10 की पावर माइनस के 3 भी सेम आ रहा है, 3.76 सेम टू सेम आंसर, कोई काट नहीं सकता है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। सोल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या बोला है, इसका देखिए क्या बोला है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए, ठीक है। यानी कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन को प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर बोला है केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है, ठीक है, संभव मान क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि पहले यहाँ पर बोला है एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर आपको ये फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हमने बनाकर फोटो कॉपी निकलवाई, इसको फिगर बनाना बहुत सिंपल भाषा में लिखा, आप अपने मॉडल पेपर खोल लेना, उसमें वो देख पागल कर देंगे आपको, इतनी लैंग्वेज लिखी हुई इतनी ट्रिकी यहाँ पर कभी समझ में नहीं आता यहाँ पर। देखिए इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको नोट कर लेना, यहाँ पर चित्र बना लेना, यहाँ पर सिर्फ चित्र बनाए तो चित्र बना लेना। इस टाइप से यहाँ पर बोला गया एकल झिर्री का चित्र बनाइए, यहाँ पर देखिए बोला गया यहाँ पर, देखिए एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन का प्रतिरूप बनाइए, एक प्रतिरूप आपको बना लेना है यहाँ पर। देखिए इसके बारे में हमने लिख भी दिया यहाँ पर, देखिए माना क्या यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है, देखिए ये एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर कुछ दूरी पर एक लेंस हमारे पास 11 रखा हुआ है, ठीक है 11 रखा हुआ है, जिसके फोकस पर
प्रकाश स्रोत स्थित है, जिसके फोकस पर क्या हमारे पास, जिसका फोकस पर क्या हमारे पास एक प्रकाश स्रोत स्थित है यहाँ पर, इसका फोकस होता है यहाँ पर, इसके फोकस पर क्या हमारे पास एक प्रकाश स्रोत स्थित है यहाँ पर, ठीक है। अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, इससे चलने लेंस L1 है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तित क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष होता है, इसकी क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तथा अवरोध या द्वारक AB से गुजरती है। अवरोध या द्वारक क्या है, AB से गुजरती है। AB क्या हमारे पास ए वाला है, AB से क्या होती है हमारे पास, गुजरती है यहाँ पर, AB से गुजरती हुई, ठीक है, गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती है। द्वितीय उत्तल लेंस पर L2 पर इस पर क्या होती है हमारे पास, आपतित होती है, इस पर आपतित हो रही है यहाँ पर, इस पर क्या होती है हमारे पास, आपतित होती है यहाँ पर, ठीक है। यह लेंस इन प्रकाश किरणों के अपने मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस P0 पर फोकसित कर देता है। P0 पर हमारे पास क्या कर देता है, लेंस पर ये फोकसित कर देता है, इस पर यहाँ पर क्या कर देता है, फोकसित कर देता है, ठीक है। तथा इसकी फोकस पर पर्दा बाई डैश रखा है। पर्दा कहाँ पर रखा है हमारे पास, बाई डैश पर, ये पर्दा है हमारे पास, बाई डैश के पर्दा रखा हुआ है, ठीक है। अतः P0 पर उच्च तीव्रता प्रकाश प्राप्त होता है। अतः P0 पर क्या होता है, P0 पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। P0 तो इसमें क्या होता है, उच्च तीव्रता का क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि P0 पर A तथा B से द्वारा पहुंची प्रकाश तरंग का पथांतर क्या होगा, शून्य होता है। तो इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये माना P0, इतना ही चित्र बना लेना यहाँ पर, और आपको डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ चित्र बना लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ पर क्या होता है, मुख्य उच्चिष्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, मुख्य उच्चिष्ट होती है, क्या तीव्रता यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित होती है यहाँ पर, ठीक है। गौण उच्चिष्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। लेना चित्र यहाँ पर इस टाइप से बना लेना यहाँ पर, जब डिटेल में आएगा यहाँ पर आगे, उसको नेक्स्ट क्या था, डिटेल में हर चीज़ निकलवाएगा यहाँ पर, आगे पूछा गया था यहाँ पर, एक चित्र बना लेना यहाँ पर, चित्र बना लेना यहाँ पर। फिर इसमें पूछा गया था, देखिए, फिर ये इसको आपको फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पर। फिर इसमें बोला गया है, देखिए, फिर बोला है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट है यहाँ पर, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र आपको ये लिख लेना है यहाँ पर। x बराबर क्या होता है, लैम्डा डी अपन ई होता है यहाँ पर, लैम्डा x बराबर फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पर। x बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए इसमें बोला गया है यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, यानी कि क्या होता है, x बराबर लैम्डा डी अपन ई होता है यहाँ पर, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र होता है। ये नीचे क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, 2x बराबर 2 लैम्डा अपन डी इंटू ई होता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, इतना ही आपको करना है, चित्र बना लेना यहाँ पर, फिगर बना लेना यहाँ पर, ठीक है। फिगर बना लेना, बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर और इसी में बोला गया है, इसी में और क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए इसी में और बोला गया है, कहाँ गया, देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे, कारक हटाइए इसको, देखिए कारक देखिए यहाँ पर, केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए 3 प्रमुख कारक हैं जो प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं। नंबर 5 लिखे, क्या 3 प्रमुख कारक हैं जो प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं, तरंगदैर्घ्य, आयाम, ठीक है, स्लिट चौड़ाई, तरंगदैर्घ्य, आयाम, स्लिट चौड़ाई यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2, एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई डी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, 1/d यहाँ पर। फिर नंबर 3, स्लिट से पर्दे की दूरी का मान बदलने पर मुख्य उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, परंतु कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, वही रहेगी, कोणीय चौड़ाई क्या रहेगी, वही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसका विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान कितना होता है हमारा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। संभाव्य मान कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है यहाँ पर, लिख लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, लिख लेना यहाँ पर, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए, ठीक है। प्रतिपादन करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए पहले हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत देखिए, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्या क्या, एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पना दी, क्या दी, इसके लिए निम्न परिकल्पना दी, ठीक है। नंबर 1, तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है यहाँ पर, हटाइए। फिर देखिए नंबर 2, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। क्या, एक नए तरंग स्रोत का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। क्या निकलती हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में क्या होती है, निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, इन तरंगों को कहते हैं द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है।
सभी माध्यमिक प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। इस क्या होती है, सभी माध्यमिक प्राथमिक चाल से, ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से क्या होती है, आगे बढ़ती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर लिख दीजिए थर्ड पॉइंट। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, इन सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला तल एक नया तरंगाग्र बनाता है। क्या करता है, तरंगाग्र बनता है या बनाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखें, इन सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला तल एक नया तरंगाग्र बनता है। क्या बनता है, नया तरंगाग्र बनता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार यह तरंगाग्र एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इन सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला एक तल नया तरंगाग्र बनता है। ठीक है, इस प्रकार यह तरंगाग्र एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देखिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन बोला गया था, इसके आधार पर प्रकाश की अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन कीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र मान लेना, यहाँ पर 2-4 लाइन माना लिखना, ज़्यादा मत लिखना यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, माना हमारे पास क्या लिखेंगे, माना हम लिखेंगे यहाँ पर माना P1 P2, माना P1 P2 दो माध्यम पृथककारी पृष्ठ हैं। क्या है, दो माध्यम पृथककारी पृष्ठ है। माध्यम क्या हमारे पास दो अलग अलग है, B1 है यानी कि बाई और कांच। यहाँ पर दो माध्यम में पृथककारी पृष्ठ है यहाँ पर। ठीक है, माना इन माध्यमों की तरंग चाल हमारे पास क्या है, B1 और B2 है यहाँ पर। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और थोड़ी लाइन लिख लीजिए, माना पहले माध्यम का समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। क्या होता है, तिरछा आपतित होता है। यहाँ पर तिरछा आपतित हो गया, यहाँ पर हो गया तिरछा आपतित होता है। फिर समय t बराबर 0 पर समय t बराबर 0 पर वह पृष्ठ P1 P2 को बिंदु A पर स्पर्श करता है यहाँ पर। ठीक है, बिंदु A पर स्पर्श करता है। फिर देखिए फिर क्या लिखेंगे, बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। डायरेक्टली यहाँ से टकरा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t समय लगता है। यहाँ पर t समय लगता है, इतना ही लिखना, माना ज़्यादा मत लिखना यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर एक लंबवत खींच दिया, लंब खींच दिया हमने। क्या खींच दिया, लंब खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या खींच दिया, लंब खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब तक यहाँ इसको ये समतल तरंगाग्र डाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक उसको t समय लगेगा। जब तक यहाँ से यहाँ तक है तब तक यहाँ से यहाँ तक ये चला जाएगा सीधा, यहाँ पर स्क्रीन चली जाएगी सीधी। यहाँ पर लंबवत खींच दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपतन कोण, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, आई बना दिया, यहाँ पर आई एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर लंबवत खींचेंगे, यहाँ पर आर यानी कि आपतन कोण बन जाएगा। यहाँ पर परावर्तन कोण आर बन जाएगा। इसका नाम दे देंगे ए डैश, बी डैश हो जाएगा। और यहाँ पर बी ए डैश, इसके नाम इसी टाइप से सेम टू सेम चित्र बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा समझाएंगे आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत इसमें लेंथी होता है, मतलब कि माना होना बहुत लिखना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर ना, 5 नंबर का थोड़ी ना, 2 नंबर का 2-3 नंबर का तो है, 2 नंबर का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। माना थोड़ी ना 2-4 लाइन वाला लिखा भाई, माना लिखना है। आप मॉडल पेपर किताबों में देखें बहुत इसमें माना लिखा होता है, 2-4 लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, इतना नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो माध्यम है, तो पहले माध्यम में देखिए क्या लिखेंगे, पहले माध्यम में पहले सही दिख रहा है, पहले माध्यम बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे। पहले माध्यम में एक दूरी बराबर फार्मूला लगाइए। दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही तो होता है। दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल गुणा समय। ये पहला माध्यम है, दूसरा यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पर तो दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो बी ए डैश तक की, तो क्या हो जाएगा, बी ए डैश हो जाएगा यहाँ पर बराबर। चाल क्या मान लेंगे यहाँ पर, पहले माध्यम में चाल क्या हमारे पास B1 है यहाँ पर, और समय क्या है यहाँ पर t है, तो BT हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब ट्रेंगल ले लीजिए, त्रिभुज लगा लीजिए यहाँ पर। त्रिभुज कौन सा लगा लेंगे, ए वाला लगा लीजिए, त्रिभुज ए वाला लगा लीजिए। क्या हो जाएगा, त्रिभुज लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज AB, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो AB त्रिभुज AB ए डैश में, त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज AB ए डैश में। ठीक है, ए डैश में, तो लगाइए यहाँ पर ए डैश में साइन थीटा लगा दीजिए, साइन आई एल देखिए पढ़ा हुआ, एल लाल बटे कक्का के ए, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये तो होता। तो लंब कोण के सामने की वजह क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण के सामने की वजह क्या, तो लंब, तो बी ए डैश हो जाएगा, लंब बी ए डैश हो जाएगा यहाँ पर। आधार क्या होता है, बचा हुआ आधार, ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा यहाँ पर। ए डैश क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई बराबर बी ए डैश का कितना दिया है, B1 t दिया है, बटे ए डैश को ज्यों का त्यों लिखिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज अब दूसरे माध्यम में लिखिए, क्या लिखेंगे, दूसरे माध्यम में लिख लीजिए। दूसरे माध्यम में दो माध्यम है, दूसरे माध्यम में एक बाई एक कांच है। दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, पहला माध्यम था इसमें चेक किया, अब इसमें देखेंगे। दूसरे माध्यम में क्या लगाएंगे, चाल बराबर भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा, दूरी क्या ले लेंगे दूसरे माध्यम में, दूरी कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे यहाँ पर बताइए, दूरी आप निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए। दूरी कौन से निकालेंगे यहाँ पर, ये देखिए दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी डैश हो जाएगी, ए
देखिए ए और बी डैश यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए ए बी डैश, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश बराबर चाल क्या है इसके दूसरे माध्यम में B2 है। समय क्या रहेगा वही सेम, यहाँ से यहाँ तक जितना लगेगा टाइम यहाँ से यहाँ तक उतना आने में लगेगा टाइम यहाँ पर, ठीक है टी हो जाएगा, हो गया। अब इसमें लगा दीजिए त्रिभुज भाई, त्रिभुज यहाँ पर लगा दीजिए साइन आर लगा दीजिए, कोण क्या है साइन आर है यहाँ पर, तो साइन आर लगा लीजिए इसमें, साइन आर लगा लेंगे इसमें, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा वही लंब बटे आधार, कोण के सामने की वजह क्या होता है लंब, लंब क्या हमारे पास ए बी डैश हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ए बी डैश हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा वही हो जाएगा यहाँ पर, आधार ए डैश हो जाएगा, आधार ए डैश हो जाएगा बराबर ए बी डैश का मान कितना दिया है B2 टी दे दिया यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, इसको डाला था समीकरण 1, अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए भाग, तो लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 B1 टी दिया है, B1 टी बटे क्या हमारे पास ए डैश है यहाँ पर डिवाइडेड बाई, फिर क्या हमारे पास B2 टी है यहाँ पर क्या है ए डैश है, राइट। देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा B1 टी अपान ए डैश हो जाएगा। अब ए डैश कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा B2 टी हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास B1 अपान B2 बचेगा यहाँ पर, B1 अपान B2 क्या होगा ये नेतांक होगा, क्या होगा नेतांक, इसके बराबर नेतांक, ये इधर मान लेते हैं। देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ गया हमारे पास B1 अपान B2 आ गया, इसी को क्या मान लेंगे नेतांक एन मान लेंगे, नेतांक एन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है नेतांक एन मान लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एन क्या है नेतांक यहाँ पर है। यही क्या हमारे पास स्नेल का अपवर्तन का नियम है, इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था इसमें बोला गया था, देखिए इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन कीजिए, यही लिख देंगे, यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, क्या लिखेंगे यही स्नेल के अपवर्तन का नियम, यही स्नेल के अपवर्तन का, यही स्नेल का लिखिए, स्नेल का अपवर्तन का नियम है, क्या अपवर्तन का नियम है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। स्नेल का अपवर्तन का क्या है, अपवर्तन का क्या हमारे पास यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है यहाँ पर, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, नियम है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या है स्नेल का आपतन कोण कीजिए, क्या होता है आपतन कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिए, क्या है कोष्टक नेतांक होती है, नेतांक है यहाँ पर, यह नेतांक है, यही क्या स्नेल का अपवर्तन का नियम है, बस यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर। कितना सिंपल, कठिन है यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से आपको करा दिया, आराम से कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आराम से क्वेश्चन हमने करा दिया, 5 नंबर का था यहाँ पर, 5 नंबर का सॉल्व हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या है यहाँ पर, ठीक है ठीक है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लीजिए दी ब्रोगली की द्रव्य तरंगे, देखिए क्या होती है दी ब्रोगली तरंगे, देखिए जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं, क्या जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति क्या करते हैं व्यवहार करते हैं, द्रव्य कणों से समृद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगों की तरंगधैर्घ्य को कहते हैं दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य कहते हैं, क्या कहते हैं दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसके गुण देख लीजिए यहाँ पर, गुण पीछे क्वेश्चन हो गया था, फिर गुण देखिए, द्रव्य तरंग प्रत्येक गतिशील कण से समृद्ध होती है, द्रव्य तरंग क्या होती है हमारे पास, द्रव्य तरंग होती है क्या होती है, द्रव्य तरंग प्रत्येक गतिशील कण से क्या होती है समृद्ध होती है। नंबर 2 द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकी, ठीक है, क्या लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, द्रव्य कणें होती है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर, क्या लिए किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। द्रव्य तरंगे क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड लिए तरंगधैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तरंगधैर्घ्य होता है उस पर क्या करता है यहाँ पर आवेश पर निर्भर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए लैम्ब्डा व्युत्क्रमानुपाती बनापाना माता हल्की कण से दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य अधिकतम होती है, जो हल्का कण होता है यहाँ पर क्या होता है हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती बना पाने में, तो होता हल्की कण से दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य क्या होती है अधिकतम होती है, हल्का कण होगा यम तो क्या होगा दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य, जब यम घटेगा तो लैम्ब्डा बढ़ेगा, जब लैम्ब्डा बढ़ेगा तो यम घटेगा यहाँ पर, तो हल्के कण से क्या होगी हल्के कण से वृद्ध दी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य क्या होती है अधिकतम होती है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर इसी में बोला गया है, क्या बोला गया है
एल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या है, समान है। तो किस कण से संबंधित द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, ठीक है, अधिकतम होगी और क्यों होगी। देखिए ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था, प्रूफ भी करवाया था उसी में। देखिए सेट नंबर 1 में पहुंची, यहाँ पर कहाँ पहुंची है, सेट नंबर 1 में। बहुत कामदार फॉर्मूला है यहाँ पर। देखिए सेट नंबर 1 में चलिए, यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 में कहाँ गया, सेट नंबर 1 में ये है सेट नंबर। ये फॉर्मूला बहुत कामदार होता है। लेमडा बराबर क्या होता है, H/√2me। ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यहाँ पर ये प्लांक नेता हो तो लेमडा बराबर क्या होता है, H/√2me। बहुत कामदार है फॉर्मूला, ठीक क्या है, बहुत ही कामदार फॉर्मूला। इसको रट लेना, बहुत न्यूमेरिकल भी इस पर आता है। तो देखिए लेमडा बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, H/2me होता है। यही तो होता है यहाँ पर, यही फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या करना, ध्यान से सुनना। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें बोला गया एल्फा कण तथा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, समान है। तीनों की क्या हमारे पास, समान है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर समान है तो कट जाएगी, यहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाएगी, हटाइए उसको। फिर देखिए फिर एच क्या है, कांस्टेंट होता ही यहाँ पर। 2 क्या कांस्टेंट होता ही यहाँ पर। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा हमारे पास, 1/√m क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, अब एक बात आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे कम का सबसे यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए सबसे कम हमारे पास द्रव्यमान किसका होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होता है। फिर उससे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। फिर उससे ज़्यादा क्या होता है, अल्फा कण का होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान हमारे पास क्या होता है, अल्फा कण का होता है। ध्यान रखना, किसका होता है, अल्फा कण का होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, अल्फा कण का होता है यहाँ पर। अब देखिए क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ। देखिए जब द्रव्यमान घटेगा, यहाँ पर द्रव्यमान जिसका जितना घटेगा उसकी जिसका जितना कम द्रव्यमान होगा, इस प्रकार जिसका जितना द्रव्यमान कम होगा उसकी द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, हमारे पास सबसे अधिक होगी, ठीक है। जिसका जितना द्रव्यमान कम होगा उसकी द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य हमारे पास क्या होगी, सबसे अधिक होगी यहाँ पर, राइट। जितना जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। फिर उससे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की उससे ज़्यादा द्विध्रुव की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। फिर सबसे इलेक्ट्रॉन से कम होगी यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। फिर उससे कम यानी प्रोटॉन से कम किसकी होगी, हमारे पास द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, अल्फा कण की होगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, देखिए क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए जिसका जितना कम द्रव्यमान होगा उसकी सबसे ज़्यादा द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो सबसे ज़्यादा इसकी द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य होगी। फिर इससे कम किसका होगा हमारे पास, इसका प्रोटॉन का। तो इससे कम प्रोटॉन का, तो इससे प्रोटॉन है, इससे बड़ा क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोटॉन। तो सब फिर उससे इलेक्ट्रॉन से किसकी, इलेक्ट्रॉन से कम किसकी हो जाएगी, प्रोटॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। फिर उससे कम किसकी हो जाएगी, अल्फा कण की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी हमारे पास द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, यानी कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी ग्रेटर देन। फिर उससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी हमारे पास, प्रोटॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रोटॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। फिर उससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी हमारे पास, अल्फा कण की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, द्विध्रुव की, और सबसे ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य। ग्रेटर लगाओ तो मतलब जो जिधर की लगा तो वो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य, उससे कम होगी यानी प्रोटॉन की। फिर उससे कम होगी किसकी, अल्फा कण की। तो लिख दीजिए यहाँ पर। फिर इसमें बोला गया है किस कण से संबंधित द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता, इसलिए इसकी द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। चल लिख लीजिए यहाँ पर, क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेमडा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, क्योंकि लेमडा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। क्यों कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बस कितना सिंपल क्वेश्चन था, कठिन था यहाँ पर, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया यहाँ पर। किस कण से संबंधित द्विध्रुव तरंगदैर्घ्य अधिक होगी यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है, पीएन संधि के अपक्षय तथा विभव पर चीर पर आग्रह में पश्चरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए यहाँ पर।
व्याख्या कर, पहले व्याख्या कर लीजिए यहाँ पर। देखिए उत्तर लिखिए यहाँ पर, क्या करिए उत्तर लिखिए, छोटा सा उत्तर यहाँ पर क्या है, उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए पीएन संधि के अपक्षय प्रत विभव प्रचित अग्रवृत। देखिए अग्रवृत में क्या होता है, अग्रवृत में विभव प्रचित अपक्षय प्रत का मान क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिखिए अग्रवृत में, अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में, ठीक है, अग्र अभिनत में विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, प्राचीर तथा अपक्षय परत, अपक्षय परत, अपक्षय परत का मान, अपक्षय परत का मान क्या आ जाता है, अपक्षय परत का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इतना लिख देंगे यहाँ पर। और क्या फिर बोला गया, पश्चिमवृत्त में, पश्चिमवृत्त में क्या हो जाएगा, जस्ट बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पश्चिमवृत्त में लिख दीजिए, पश्चिमवृत्त में, पश्चिमवृत्त में ठीक है, अभिनत में, पश्चिमवृत्त में अपक्षय परत, अपक्षय परत और या तथा विभव प्राचीर, विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बस इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर इसी के आगे बोला गया है, देखिए संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्णतः दृष्टिकारी पर्वत का आरेख तथा निवेशी एवं निगत वोल्टेज का चित्रांकन कीजिए। बस चित्र बनाना है यहाँ पर, ठीक है, आपको डिटेल में लिखना नहीं है। देखिए तो बनाएंगे यहाँ पर, क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएंगे, देखिए बनाएंगे इस टाइप से। देखिए हमारे पास क्या है, पीएन संधि डायोड का चित्र बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायोड लगा हुआ है हमारे पास, क्या है, डायोड है यहाँ पर। ठीक है, डायोड D1 है, 2 डायोड D2 यहाँ पर, और क्या लगा दिया यहाँ पर, लोड पेट्रोल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पर लोड पेट्रोल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, AC इनपुट है यहाँ पर, क्या है, AC इनपुट है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको जोड़ दिया यहाँ पर, प्रत्यावर्ती स्रोत AC क्या है हमारे पास, इनपुट है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आप चित्र बना लेना है यहाँ पर। पीएन संधि डायोड यहाँ पर, इसको फैला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पीएन संधि डायोड यहाँ पर, डायोड D1 है यहाँ पर, ये डायोड क्या है, D2 यहाँ पर। ठीक है, डायोड क्या है हमारे पास, D2 यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ये क्या लगा हमारे पास, ट्रांसफार्मर में प्रेरक है यहाँ पर, ये क्या है, लोड प्रतिरोध है यहाँ पर। ठीक है, लोड प्रतिरोध है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से बना लेना चित्र यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके यहाँ पर बोला गया, इसी में क्या बोला गया, चित्र बना लेना यहाँ पर। फिर इसी में बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, इसमें देखिए निवेशी एवं निर्गत का चित्रांकन कीजिए। देखिए निवेशी एवं निर्गत का चित्रांकन कीजिए, बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, निर्गत एवं निवेशी का चित्रांकन कीजिए यहाँ पर। इसको डिटेल में समझाएंगे, आगे आएगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बना लीजिए यहाँ पर। ठीक, इसको समझाएंगे कहाँ से क्या होता है यहाँ पर, सब डिटेल में समझाएंगे, आगे आएगा इसका सचित्र वर्णन करने के लिए। ठीक है, अर्धतरंग दृष्टिकारी समझा दिया था, पूर्णतरंग दृष्टिकारी नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, आएगा इसका चित्र आज बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसी चित्र में समझाएंगे यहाँ पर, इसका आप चित्र बना लेना यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में इसको समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना, ये सेट हमारे पास क्या हुआ, खत्म हो गया यहाँ पर, इतना ही बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सेट हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेट नंबर 5 अब तो सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, लेंथी सेट यही था यहाँ पर, पीछे हो गए लेंथी, अब सिंपल आएगा क्वेश्चन, एक और लेंथी बचा है वो भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।